बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पुराम अंदर की बात फयाज राजा के साथ और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। नाज़रीन, आज की वीडियो एक खसूसी वीडियो है। इसकी ड्यूरेशन भी थोड़ी ज़्यादा होगी और आपको बड़ी तसल्ली के साथ बैठकर ये वीडियो देखनी और समझनी है। आप लोगों की फरमाइश के ऊपर मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और ये वीडियो है पाकिस्तान में सेलेक्टेड, इलेक्टेड और रिजेक्टेड की बहस के ऊपर, जो एक मरतबा फिर आजकल शोर है। कोई किसी को सिलेक्टेड कह रहा है, कोई किसी को रिजेक्टेड कह रहा है। और ख़ास तौर पे कुछ जो हालिया बयानात बिलावल भुट्टो के सामने आए मरीम नवाज़ और उनके ख़ानदान के हवाले से कि वो सिलेक्टेड रहे हैं। माजी में वो इमरान खान के ऊपर भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ दोनों इल्ज़ामात लगाती रही। गुज़श्ता 2.5-3 बरसों में ये सिलेक्टेड, इलेक्टेड और रिजेक्टेड की जो बहस है, इसने बड़ा ज़ोर पकड़ लिया है। कुछ तारीखी हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं और आपको एक साइंसी तज्ज़िये के ज़रिए आपके सामने हम चीज़ें रखेंगे। फ़ैसला आप खुद करेंगे। आप बताएंगे कि पाकिस्तान का सबसे पहला सिलेक्टेड कौन था। कमेंट्स में अपने पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिजेक्टेड कौन है वो आप बताएंगे और पाकिस्तान का वाहिद इलेक्टेड कौन लीडर है, ये सब कुछ आपके सामने हम रखेंगे। तारीखी हक़ाइक़, उन तारीखी हक़ाइक़ की रोशनी में आप इन सारी चीज़ों का खुद फैसला करेंगे, लेकिन सब्र और हौसले के साथ आपने ये निस्बतन लंबी और बड़ी वीडियो देखनी है। नाज़रीन, लम्हा मौजूद में पाकिस्तान में 3 बड़ी सियासी जमातें हैं और 3 बड़े सियासी रहनुमा जिनका कल्ट है, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ और इमरान खान। तीनों का एक अपना अपना वोट बैंक है और अगर देखा जाए तो इस वक्त जो है वो लेटेस्ट अदद-ओ-शुमार, तज्ज़िये और आखिरी इलेक्शन के नताइज के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नशिस्तों और वोटों के एतबार से तीसरे नंबर पे है। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ वोटों और नशिस्तों के एतबार से दूसरे नंबर पे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो वोटों और नशिस्तों के एतबार से पहले नंबर पे है। और बिलाशुबा अगर तमाम इंतखाबात का जायजा लिया जाए तो लाखों करोड़ों लोग जो है वो इन तीनों जमातों को वोट करते हैं और उनका अपना अपना कल्ट है। अब मैं कुछ तारीखी हक़ाइक़ आपके सामने रखना जा रहा हूँ, कंपैरेटिव एनालिसिस तीनों सियासी जमातों का और इन तीनों सियासी रहनुमाओं का। नाज़रीन, जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम ने जब सियासी जमात बनाई तो पाकिस्तान यानी मगरबी हिस्से की हद तक उसमें सियासी खला था। बानिया पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी, कन्वेंशन, कयूम, कौंसल जैसे टुकड़ों में वो बटी हुई थी। आखिरी हिचकियां वो ले रही थी। कौम जो है वो जनरल अयूब खान जैसे आमिर के हाथों जिच हो गई थी। उसके बाद पहली मरतबा वो एक बराह रास्त इंतखाबात देखने जा रहे थे 1970 के और जमहूरियत की मतलाशी थी और अपने हाथों मुंतखब होने वाले नुमाइंदों की वो राह तक रही थी। गोया कोई मुकाबिल दूर दूर तक नहीं था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का। उनके लिए मैदान खाली था, उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। रोटी कपड़ा मकान का उन्होंने नारा लगाया, बाएं बाजू की कूतों को उन्होंने साथ मिलाया, आम आदमी की उन्होंने बात की और उस वक्त 70 के बाद से लेकर उन्होंने एक वोट बैंक अपना बना लिया जो आज तक भी किसी हद तक कायम है। मियां नवाज शरीफ ने जब सियासी जमात बनाई तो एक रद्द अमल की सूरत में, इसके ऊपर गौर कीजिएगा, रद्द अमल था सियासी जमात पीपल्स पार्टी की मुखालफत। तभी आज तक बड़े लंबे अरसे तक, यानी आज से कुछ अर्सा पहले तक जो उनकी सियासी जमात है वो प्रोएक्टिव कभी नहीं रही, रिएक्टिव रही। और पीपल्स पार्टी को इक़्तिदार में आने से कैसे रोका जाए, ये जो है वो उनका जो मतमे नज़र था वो था। और ये सोच थी कार फरमा उन जहनों के अंदर जिनके जहनों से मियाँ साहब सोचते रहे। यूं पीपल्स पार्टी का मुखालिफ जो वोट बैंक है वो उन्होंने इकट्ठा किया, दाएं बाजू की कूतों को उन्होंने साथ मिलाया, कारोबारी तबके को वो साथ लेकर चले और फिर अपना एक वोट बैंक बना लिया जो अब भी कायम है। यानी बाएं बाजू से स्टार्ट भुट्टो साहब ने लिया और नवाज शरीफ साहब ने दाएं बाजू से। यूं 70, 80 और 90 की दहाई में पाकिस्तानी सियासत प्रो पीपल्स पार्टी और एंटी पीपल्स पार्टी यानी प्रो भुट्टो और एंटी भुट्टो के दायरे में घूमती रही। पीपल्स पार्टी को भुट्टो के वोट बैंक पर नाज था तो नवाज शरीफ एंटी भुट्टो वोट के वारिस गिरदाना चाहते थे। खैर, बाद में उन्होंने अपना भी वोट बैंक बना लिया। इमरान खान का जो मामला है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और मियां नवाज शरीफ दोनों के मामलों से मुख्तलिफ है। तारीखी तौर पर अगर हम देखें तो खान साहब ने सियासी जमात बनाई तो मुल्क में भुट्टो और शरीफ का एक वोट बैंक पहले से मौजूद था। ऐसे में एक तीसरी सियासी जमात का पाकिस्तान के मैदान सियासत में अपने लिए जगह बनाना, और वो भी एक ऐसी सियासी जमात का कि जिसके बानी ने इक़्तिदार का मजा ना चखा हो, हुकूमत का मजा ना चखा हो। क्योंकि वाज़ेह रहे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों जो है वो सियासी जमात बनाने से पहले हुकूमत में रह चुके थे। तो ऐसे सूरत में एक ऐसी सियासी जमात को इक़्तिदार में लाना या उसको आगे बढ़ाना वो जुए शीर लाने के मुतरादिफ था। यूं 1996 में जब ये जमात बनी तहरीक इंसाफ तो 1997 के इंतखाबात में ये बुरी तरह नाकाम हुई। 2002 के इंतखाबात में इन्होंने सिर्फ एक नशिस्त हासिल की, 2008 में बाइकाट कर दिया, 2013 में फिर कौमी असम्बली की 32 नशिस्तें जीती और वोट बैंक के लिहाज से 70 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए और उस वक्त मुल्क की दूसरी बड़ी सियासी जमात जो है वो बन के सामने आए। यूं अगर लम्हे मौजूद में पाकिस्तान की तीनों सियासी जमातों का अगर हम जायजा लें तो हमारे सामने उनके बानी की सूरत में भुट्टो, शरीफ और खान साहब के नाम जो है वो सामने आते हैं।
तीनों पर अगर हम नजर डालें तो जुल्फकार अली भुट्टो और मियां नवाज शरीफ में एक मुमासलत यह है कि इन दोनों मोहतरम सियासतदानों ने पहले फौजी जर्नैलों के जेर साया इक़्तिदार का मजा चखा, सियासी गुर सीखे और फिर अपनी सियासी जमात बनाई। कायदे अवाम जुल्फकार अली भुट्टो जिन्हें कहा जाता है, उनके पहले फौजी आमर जनरल अयूब खान की काबीना में वो बरसा बरस रहे, मुख्तलिफ शोबों के वजीरों की हैसियत से शामिल रहे। फिर अयूब खान के इक़्तिदार का जब संगासन डोला तो फिर उन्होंने सियासी फैसला करके एक अलग सियासी जमात बनाई। हुआ ये कि अक्टूबर 1958 में जब मुल्क के पहले फौजी आमिर जनरल अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया तो उससे पहले ही सिकंदर मिर्जा जो थे उनके साथ रवाबित बढ़ा चुके थे भुट्टो, और अपना एक मशहूर खत जो कि तारीख में हमें मिलता है वो सिकंदर मिर्जा को लेके, जो एक तरह के टेक्निकली पाकिस्तान के पहले आमिर थे, उनको उन्होंने कायद-ए-आज़म से बड़ा लीडर भुट्टो साहब ने करार दिया, उनके करीब हुए, फिर उन्हीं के जरिए अयूब खान के करीब हुए, सिंध में उन्हें अपनी शिकारगाह पर बनाते रहे, बड़ी प्लानिंग के साथ वो उनके नजदीक हुए। और जब अयूब खान ने वो फिर मार्शल लॉ लगाया तो जुल्फकार अली भुट्टो उनकी कैबिनेट के अंदर शामिल थे, पहली कैबिनेट में। फिर सन जनवरी फरवरी 1960 में जब अयूब खान की आमरीत को मजबूत करने वाले बुनियादी जमहूरियत के इंतखाबात का जब आइडिया दिया अयूब ने, तो जुल्फकार अली भुट्टो ने उनका मुकम्मल तौर पर साथ दिया। वो ना सिर्फ अयूब खान की बनाई गई सरकारी जमात कन्वेंशन लीग के रूए रवां थे, बल्कि जनवरी 1965 में जब दोबारा सदारती इंतखाबात में मादरे मिल्लत फातिमा जना ने आमर अयूब खान का मुकाबला किया तो जुल्फकार अली भुट्टो ने उस वक्त भी अयूब खान का साथ दिया। वो कन्वेंशन मुस्लिम लीग के उस वक्त रूए रवां थे, बल्कि मोहतरमा फातिमा जना के मुकाबले में वो सदर अयूब खान के मतबादल उम्मीदवार भी थे और उनकी सदारती मुहिम के इंचार्ज भी थे। ये तारीखी हकाइक हैं। यूं जुल्फकार अली भुट्टो 1958 से लेकर 1966 तक पूरे 8 बरस एक फौजी आमिर की हिमायत पर कमर बस्ता रहे और उनके जेर साया अपनी सियासत की, यहां तक कि 1967 आन पहुंचा 67। भुट्टो के अयूब खान से इख्तलाफात पैदा हुए और बिलाखिर उन्होंने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। ताहम हकीकत यह है कि अपनी सियासी जिंदगी के पहले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से पहले वो इक़्तिदार का मजा चख चुके थे और पाकिस्तान की सियासी तमाम तरक्यात से वो खूब वाकिफ थे और अपने इसी तजर्बे का फायदा उन्होंने उठाया। और पीपल्स पार्टी ने पहली बार 1970 के आम इंतखाबात में जब हिस्सा लिया तो पूरे पाकिस्तान की 300 में से 160 नशस्तें अवामी लीग के हिस्से में आई। 80 नशस्तों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबी हासिल की। अब जमहूरियत का सीधा साधा फार्मूला तो यही था कि सादा अक्सर रखने वाली जमात अवामी लीग के हवाले इक़्तिदार कर दिया जाए, मगर नाम नहाद दानिश्वरों ने मशरकी और मगरबी पाकिस्तान का जो मैंडेट था उसको उन्होंने दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। इधर तुम्हारी अक्सरियत उधर हमारी अक्सरियत जैसे नारे लगाए गए और बातें इस किस्म की हुई। मुल्क 2 लाख हो गया और पीपल्स पार्टी वो बकिया पाकिस्तान में उसकी जो 80 नशस्तें थी वो बचे कुचे पाकिस्तान में उसकी अक्सरियत बन गई और लोग जो कि गलतफहमी है कि वो पहली ही अपने इलेक्शन में कोई अक्सरियत लेकर आ गए, ऐसी बात नहीं। उस इलेक्शन में 300 में से उनकी सिर्फ 80 नशस्तें थी। गोया जब पाकिस्तान टूटा, जिसमें खुद उनका भी अपना किरदार है, जहिया खान का भी अपना एक किरदार है, अयूब खान वो खैर उनका माजी में किरदार रहा, भुट्टो मुजीब जहिया सबका ये किरदार रहा। और बचे कुचे पाकिस्तान में फिर भुट्टो साहब की सियासी जमात ने अपनी सियासी सफर का आगाज हुकूमत से किया और फिर बतौर सियासतदान भुट्टो साहब ने हुकूमत का मजा चखा। सियासी जमात उन्होंने उस वक्त यानी बनाई और फिर उन्होंने मजा चखा और अपनी इसी सियासी मकसद निस्बतन गैर जमहूरी तजर्बे की वजह से हमारे यहाँ कुछ तजिया निगार जो है वो उन्हें बड़ा जो है वो कामयाब गर्दानते हैं। अच्छा, मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक बरसरे इक़्तिदार रहने वाले आमिर मुतलिक जनरल ज़िया-उल हक के ज़ेर साया जनरल जिलानी की गवर्नरशिप ने अपनी सियासत का आगाज किया। यह रिकॉर्ड का हिस्सा है। इस दौरान 1981 में पंजाब के सूबाई वजीर खजाना, 85 में पंजाब के वजीर आला भी रहे। 88 में जनरल ज़िया-उल हक की मौत के बाद होने वाले आम इंतखाबात में वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर साया बनाए गए इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से सियासत करते रहे। 90 के आम इंतखाबात में भी मियाँ साहब ने उसी प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ा। उन्होंने 81 से 93 तक पूरे 12 बरस फौजी आमर जनरल ज़िया-उल हक के मिशन से वाबस्तगी बरकरार रखी, यहां तक कि 93 का सूरज तुलू हुआ और उन्होंने इसी बरस होने वाले इंतखाबात में अपनी बनाई गई नई सियासी जमात जो इस वक्त शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ती है, मुस्लिम लीग नवाज, उसके प्लेटफॉर्म से उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया। ताम हकीकत बिल्कुल अब भी यही है कि मियाँ साहब ने 1980 से 88 तक 8 बरस साबिक आमर मुतलक जनरल ज़िया-उल हक से वफादारी निभाई। 88 से 92 तक भी फौजी इस्टेब्लिशमेंट के मंजूर नजर रहे और यूं मियाँ साहब का केस भी जुल्फकार अली भुट्टो के केस की तरह ही रहा। उन्होंने भी पहले इक़्तिदार का मजा चखा, सियासत के गुर सीखे, फिर बदलते हालात का रुख देकर अपनी सियासी जमात बनाई और हासिल उन्होंने वो किए वो तमाम तर सियासी गुर, मगर इसी गैर जमहूरी तजर्बे की रोशनी में वो मुल्क के आला तरीन ओहदों पर पहुंचे। जुल्फकार अली भुट्टो और मियां नवाज शरीफ के सियासी सफर का तकाबुल ये जाहिर करता है कि दोनों ने अपनी सियासत का आगाज फौजी छतरी के नीचे बाकायदा और अपने सियासी अकाओं की आशीर्वाद से किया, जिन्हें हर दो रहनुमाओं ने, इन्होंने भुट्टो साहब और नवाज शरीफ ने कई बरस अपने सियासी अजदाद का उन्होंने दर्जा दिए रखा। और जुल्फकार अली भुट्टो तो अयूब खान को डैडी कहते थे, जबकि मियां नवाज शरीफ के वालिद मोहतरम ने बजाते खुद उन्हें जनरल ज़िया-उल हक की शफकत पिदरी के सुपुर्द किया और कहा कि ये आज से ये मेरा बेटा आपका है।
और जहां तक तल्लुक है इमरान खान का, उन्हें उनके चाहने वाले, इमरान खान के चाहने वाले उन्हें सियासत में घसीट कर लाए। 1992 का वर्ल्ड कप जीतने और फिर 1994 में कैंसर अस्पताल के इफ्ताह से लेकर 1996 में तहरीक इंसाफ के क़याम से कबल के जितने भी अखबारात हैं, अगर आप उनका बगौर मुताला करें तो इमरान खान सियासत में हिस्सा लेने से मुसलसल इनकार करते रहे, सिर्फ समाजी शोबे में काम करने का अंदिया देते रहे। अगर सियासी तारीख का मुताला किया जाए तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सियासी, जमाती या शख्सी तज्जिए की इमारत की बुनियाद जिन ईंटों पर रखी जाती है, नाज़रीन, नताइज के असूल में उन्हें एक दूसरे से अलहदा रखकर नहीं देखा जा सकता और ना ही किसी एक ईंट का रुख इस इमारत की असल बनावट को जाहिर करता है। और हमारे पार्ट टाइम सोशल मीडिया के जो तजिया नगार, जिन्हें मैं पार्ट टाइम तजिया नगार कहता हूं, जुज वक्ती तजियाकार, जब भी अपना तजिया फरमाते हैं, हमारे अहद के अच्छे भले बल्कि जो सीनियर तजियाकार हैं और मुल्की मीडिया से बरसों जो वाबस्ता रहे हैं, वो भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान के मुकाबले में रद्द अमल की कैफियत का शिकार नजर आते हैं, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही नजर आती है कि वो अपने तजिए की किसी एक ईंट को ही पूरी इमारत के तौर पर कारीन के सामने पेश करना शुरू कर देते हैं। मुल्क की नाज़रीन, जो तीनों बड़ी सियासी जमातें हैं और उनके तीनों रहनुमाओं की सियासी जदोजहद का जब भी जिक्र आता है तो वो कह उठते हैं कि अरे जनाब, इस मुल्क में तमाम सियासी रहनुमा एस्टेब्लिशमेंट के गमले में पैदा हुए। जुल्फकार अली भुट्टो और अयूब खान, नवाज शरीफ और जनरल ज़िया-उल-हक का जिक्र करते हुए एक ही हल्ले में, एक ही जश्न में वो इमरान खान को जनरल मुशर्रफ के साथ नत्थी कर डालते हैं। ये बड़ा आसान नहीं है, ये समझने की बात है, इसको गौर कीजिए। हजूर देखिए नाज़रीन, सोचिए कि आप जानते नहीं कि मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो और मोहतरम नवाज शरीफ बरसा बरस तक फौजी जर्नैलों की काबीना का हिस्सा रहे और फिर इसी सियासी लज्जत को तवील तर और पाकीज़ा करने के लिए उन्होंने अपनी अपनी सियासी जमात की दाग बेल्ट डाली, जबकि इमरान खान जनरल मुशर्रफ की जमहूरियत पर शब खून मारने से 3.5 बरस पहले ना सिर्फ अपनी सियासी जमात बना चुके थे, बल्कि बुरी तरह इंतखाबात हारने का कामयाब तजर्बा भी कर चुके थे। कुछ सियासी तजियाकार इस जमन में यकीनन अब यह कह उठेंगे कि इमरान खान की सियासी जमात बनाने में रिटायर्ड जर्नैल अमीर गुल मरूम या कुछ और रिटायर्ड जर्नैलों का हाथ था। अगर कुछ देर को हम मान भी लें कि ऐसा ही था तो फिर कुछ सवालात मजीद पैदा हो जाते हैं। क्या रिटायर्ड जर्नैल अपनी रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा थे? और अगर थे तो फिर क्यों का इमरान खान पाकिस्तानी एस्टेब्लिश की मदद से 1997 में अपने पहले इंतखाबात के बाद हुकूमत में ना आ सके इक़्तिदार में? क्यों, क्या वजह थी? मिस्टर भुट्टो और मिस्टर शरीफ के केस में तो ऐसा ही हुआ। मिस्टर भुट्टो की जमात को 1970 में शेख मुजीब के मुकाबले में मगरबी पाकिस्तान की मुकम्मल हमायत हासिल थी, मगरबी पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की मुकम्मल हमायत हासिल थी, जबकि नवाज शरीफ को 1988 में बेनजीर भुट्टो के मुकाबले में पंजाबी स्टैब्लिशमेंट की दरपर्दा हमायत हासिल थी, जिसके नतीजे में मिस्टर भुट्टो को उस वक्त मगरबी पाकिस्तान और बाद में नवाज शरीफ को पंजाब में इक़्तिदार दिलवाया गया। अब सियासी तालिब इल्मों की हैरत उस वक्त मजीद बढ़ जाती है जब सियासी कारकुनों की जानिब से जुल्फकार अली भुट्टो, जनरल अयूब खान की तस्वीरें और नवाज शरीफ, जनरल ज़िया-उल-हक की तस्वीरें जब सोशल मीडिया की जीनत बनते हैं तो अच्छे खासे सीनियर तजियाकार जो हैं वो रद्द अमल में इमरान खान और जनरल परवेज मुशर्रफ की तस्वीरों पर राय ज़नी करने लगते हैं। हजूर, सियासत किसी अलहदा जजीरे में नहीं की जा सकती। सियासतदान फौजी जर्नैलों से मिलेंगे भी, उनकी तस्वीरें भी अखबारात की जीनत बनेगी। मसला मगर उस वक्त पैदा होगा जब सियासतदान जमहूरियत पर शब खून मारने वालों से कुछ सियासी या जाती फायदा हासिल करेंगे। किसी को जुल्फकार अली भुट्टो की जनरल अयूब खान और नवाज शरीफ की जनरल ज़िया-उल-हक के साथ तस्वीर पर हरगिज एतराज ना होता अगर भुट्टो और नवाज शरीफ ने इन दोनों जर्नैलों से सियासी और जाती फायदे ना उठाए होते। इस बात को समझें। थोड़ी देर को यह फर्ज कर लें कि अगर जनरल अयूब खान ने मिस्टर भुट्टो और जनरल ज़िया-उल-हक ने मिस्टर शरीफ को अपनी काबीना में जगह ना दी होती तो क्या मिस्टर भुट्टो और मिस्टर शरीफ वो सियासी कामयाबियां हासिल कर सकते थे जिनकी बुनियाद पर आज उनकी सारी सियासत खड़ी है, सियासी इमारत खड़ी है? और अगर कुछ और अगर ना होता तो यह जरूर होता, अगर मिस्टर भुट्टो को जनरल अयूब की और नवाज शरीफ को जनरल ज़िया-उल-हक की जानिब से इब्तदाई सियासी कुमक अगर ना मिलती तो कम से कम उनका सियासी सफर लंबा जरूर हो जाता और दोनों को वो सियासी मंजिल कहीं देर से मिलती जिन पर आज इन दो के जो वारसीन है यानी बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज आज इसके ऊपर वो अतराते नजर आते हैं। अच्छा, अब आए इमरान खान की तरफ और इस पर लगे एतराज़ात क्या हैं कि इमरान खान ने जी जनरल परवेज मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत की। जी हाँ, ये तस्लीम है, बिल्कुल ये उनकी एक बड़ी सियासी गलती थी और एहसास होते ही वो ना सिर्फ इस गलती पर ना सिर्फ वो एक साल में पछताए बल्कि आज भी इस गलती पर शर्मिंदा है और कई मरतबा उन्होंने जिक्र भी किया। और खास बात यह है कि इमरान खान जैसा ना तजर्बाकार सियासतदान तो एक तरफ अपने वक्तों के कई बड़े दानिश्वर मशहूर सियासी कारकुन जगादरी साफी और लेफ्ट के खासे पढ़े लिखे हजरात जो हैं वो भी जनरल मुशर्रफ के बजाय इस्लाही एजेंडे को सच जानकर जनरल मुशर्रफ की रोशन ख्याली पर उस वक्त फिदा हो गए थे, निसार हो गए थे। ये तारीख का हिस्सा है। इसमें एक अहम तरीन नुकता यह भी है कि मिस्टर भुट्टो और मिस्टर शरीफ को जनरल अयूब और जनरल ज़िया की सियासी कुर्बत से फवायद हासिल हुए, जबकि मिस्टर खान को जनरल मुशर्रफ की सियासी शराइत मानकर और उनसे कुर्बत बढ़ाकर कई सियासी फवायद हासिल हो सकते थे
उन्हें बल्कि जनरल मुशर्रफ की इस जुज़ वक्ती एक साला कुर्बत से सियासी तौर पर नुकसान हुआ और उनकी मंजिल मजीद दूर होगी। जो मंजिल उन्हें 2002 या 2008 में मिलनी थी वो 2013-2018 में मिली, यानी उस गलती की वजह से, और जिसको हासिल करने की जदोजहद वो अभी तक अपनी गलती का वो कफारा जो है वो अदा कर रहे हैं। अब हमारे दौर के जो डेढ़ अक्लमंद, मैं उनको कहता हूं डेढ़ अक्लमंद जो तजिया निगार हैं, वो पाकिस्तान के हर मसले को लेफ्ट राइट का मसला और एस्टैब्लिशमेंट एंटी एस्टैब्लिशमेंट की जंग बना डालते हैं। इसके लिए बतौर सियासी तालिब इल्म इन गैर मतवाजन रवैयों का मुताला भी जरूरी है। वजह यह है कि हमारे यहाँ लेफ्ट और राइट जो दोनों हैं वो रद्द अमल की, उनको अगर दोनों में अगर देखा जाए ना, वो रद्द अमल की कैफियत का शिकार है। जमूद उनके अंदर इतना है कि गुज़श्ता 70 बरसों से राइट वालों को पाकिस्तान में वकूफ पजीर होने वाले हर वाकया, तहरीक और अमल के पीछे अमरीका और यहूदियों की साजिश नजर आती है। लेकिन अलमिया यह है कि रवैया लेफ्ट वालों का भी जुदा नहीं है, क्योंकि उन्हें तो क्या में पाकिस्तान के पीछे ही अमरीका की साजिश नजर आती है। अच्छा, लेफ्ट वाले दोस्त जो हैं वो जिंदगी के हर शोबे में जमहूरियत, वोट और आज़ादी ज़ाहिर राय का राग अलापते नजर आते हैं। मगर हैरान कुन अमर यह है कि पाकिस्तान का नाम आते ही वो उस हकीकत को भूल जाते हैं कि पाकिस्तान का क़याम जमहूरियत, आज़ादी ज़ाहिर राय और वोट ही की ताकत का नतीजा था। ये 23 मार्च के दिन भी आज यौम पाकिस्तान है। इस तनाजुर में कुछ चीज़ें मेरे जहन में आ गई। अच्छा, अब हैरान कुन अमर यह है कि जब भी कोई सियासतदान जैसे इमरान खान अवामी हकूक की पासदारी या आइन की हुक्मरानी या पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इंतखाबी अमल में इस्लाहत लाने की बात करता है, तो हमारे लेफ्ट के दोस्तों को जमहूरियत खतरे में नजर आना शुरू हो जाती थी, जैसा कि हुआ 2013 से 2018 के दरमियान। और वो आंखें बंद करके नारा लगा डालते थे कि जी सिस्टम चलने दें, ऐसा ही चलने दें, सिस्टम ठीक हो जाएगा, इसमें खुद बहुत बेहतरी आ जाएगी। और लेकिन एक तरफ तो वो पाकिस्तान में जमहूरी हुकूमत की खामियों पर बात भी नहीं करने देते थे उस वक्त इमरान खान को, तो दूसरी जानब जमहूरियत के नतीजे में जो बनने वाला पाकिस्तान है वो उन्हें सबसे बड़ी खामी नजर आता है। और आजकल अगर इमरान खान ये बात करते हैं या हम लोग ये बात करते हैं कि सिस्टम चलने दें, इसको ठीक होने दें, तो वो कहते हैं नहीं जी, वो इमरान खान की हुकूमत गिराना चाहते हैं। ये अजीब सी बात है। खैर, अब सितम जरीफी ये देखिए कि क्या में पाकिस्तान से कबल जो राइट वाले थे उसका झंडा उलमाए देवबंद ने उठाया हुआ था और जमात इस्लामी वालों ने, लेफ्ट वालों का जो परचम था वो बाचा खान और अल मारूफ सरहदी गांधी साहब के हाथ में था। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि लेफ्ट और राइट वाले दोनों ही क्या में पाकिस्तान के सिरे से मुखालिफ थे। लेकिन आज मुझे यह कहने दीजिए कि आज उनकी ये मिसाल इमरान खान से मुतल्लिक रवैयों पर बड़ी सादक आ रही है। ये बात मैंने इसलिए की है कि पाकिस्तान वाले मामले में जो उनका रवैया था, पाकिस्तान बनने व कायद-ए-आज़म के मामले में, वो आज उनका इमरान खान के मामले में है। 60 और 70 की दहाई में जो जवान होने वाले लेफ्टिस्ट हैं, जो उस वक्त की नस्ल थी, वो जुल्फकार अली भुट्टो को अकले कुल गर्दानते हैं। आज भी वो नस्ल मौजूद है। मगर एन उसी लम्हे 90 और 2000 की दहाई में जो जवान हुई नस्ल है, वो अगर इमरान खान को अकले कुल मानती है तो वो पुराने वाले जो बाबे हैं वो उनका मजाक उड़ाते हैं। अब अकले कुल दोनों नहीं है, लेकिन रोमांटिसिज्म तो हो सकता है ना। तो उनका अगर रोमांटिसिज्म भुट्टो के साथ था, बड़ा सादा सी बात सारी रोमानियत की है, सीधा सादा सा ये नफसियाती मसला है। जिसका आतिश जो है वो 60 और 70 की दहाई में जवान था, जिसको अपनी रुमानियत जुल्फकार अली भुट्टो में नजर आती थी और जुल्फकार अली भुट्टो में कोई खामी नजर नहीं आती थी, जिन और वो उनकी अपनी बात थी। और अब जिनका आतिश 90 और 2000 की दहाई में जवान हुआ, जो आज की जवान नस्ल है, उनको भला इमरान खान में कोई खामी क्यों नजर आएगी, चाहे हो भी हो। वो भी बहरहाल इस्तिस्नियात तो हैं, लेकिन इमरान खान अगर उनकी रोमान पसंदी में शामिल है तो उस पर उन लोगों को एतराज क्यों है, वो लेफ्ट के लोगों को। वो भुट्टो के साथ उनकी ऐसी रोमान पसंदी थी, ये मुनाफकत है। अच्छा, एक और अलमिया यह है कि बजायर फौजी स्टैब्लिशमेंट के रवैयों और अदलिया के फैसलों पर तनकीद करने वाले जो सियासी कारकुन हैं, सियासी वर्कर हैं, बल्कि यहां तक कि अक्सर सियासी रहनुमा और खुद मीडिया का मिजाज भी सियासी और साफ्ती होने की बजाय जजमेंटल है, फौजी है। उनका रवैया फौजी है। एक तरफ फौज पे वो बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन रवैया उनका फौजी है। कितनी अजीब गैर मंतकी बात है कि हम अपने सियासी रवैयों में भी किसी को पूरा मानने या पूरा रद्द करने की जो दिलफरेब लज्जत है उसका हम शिकार हैं। अब फौजी रवैयों में चीजें या स्याह होती हैं या सफेद, जबकि सियासी रवैयों में चीजें ग्रे भी हो सकती हैं। मगर हमारी सियासी क्लास का अलमिया यह है कि उनकी सियासी तरबियत क्योंकि फौज के यहाँ हुई या फिर मजहबी जमातों के हाथों हुई, इसलिए वो पाकिस्तानी मुआशरे से हरगिज मुवाफकत नहीं रखते। बैरूनी नजरियात ने उन्हें मुतासर कर रखा है, चाहे मजहब के हवाले से हो चाहे लेफ्ट के हवाले से हो। इसलिए उनके रवैयों में चीजें स्याह और सफेद है, ग्रे का उसमें कोई दूर तक भी निशान नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा मसला लेफ्ट और राइट के नजरियात नहीं, बल्कि अमूमी रवैये हैं, समाजी इंसाफ की अदम फरामी और बैड गवर्नेंस है। और हमारी कौम का जो हकीकी नुमाइंदा है, ना वो मौलवी है और ना ही एनजीओ माफिया की जो पालिश ज़दा जो बाबे और आंटियां हैं। मेरा तो कम से कम ये नुकता नजर है कि हमारा मसला लेफ्ट और राइट नहीं है, हमारा मसला जो है वो बद इंतजामी है, हमारा मसला जो है वो समाजी इंसाफ की फरामी ना होना है।
याद रखिए, एक वक्त में दोनों चीजें ठीक नहीं हो सकती, मगर दोनों गलत जरूर हो सकती हैं, क्योंकि दोनों चीजें ठीक होंगी तो फिर गलत क्या होगा? बड़ा सिंपल सी बात है। मगर दोनों चीजें गलत हों तो कोई तीसरी चीज ठीक हो सकती है। ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है। मतलब मिसाल देता हूं कि अगर कोई अमेरिका के खिलाफ बात करे तो हम उसे तालिबान का एजेंट कहते हैं, कोई तालिबान के खिलाफ बात करे तो हम उसे अमेरिका का एजेंट कहते हैं। एक दौर में हमारा ये रवैया रहा। भले लोगों, एक ही वक्त में अमेरिका और तालिबान दोनों की मुखालफत की जा सकती है। अमेरिका की मुखालफत का कतन यह मतलब नहीं है कि आप तालिबान के हमायती हैं, या तालिबान की मुखालफत का कतन यह मतलब नहीं है कि आप अमेरिकी पॉलिसियों की हमायत करते हैं। इन चीजों को समझें। हम लेफ्ट से मुतासिर हैं या राइट से, कोई कोई मसला नहीं, लेकिन हमारे रवैये इतने मुनाफिकाना क्यों हैं? जनरल अयूब खान के दौर और उसके बाद 70 की दहाई में हमारी सोसाइटी खासी खुली डुली और रोशन ख्याल थी। मिस्टर भुट्टो ने बाएं बाजू का खुलकर उस वक्त इस्तेमाल किया, सोशलिज्म का उन्होंने नारा लगाया, मगर जाते जाते वो दाएं बाजू को खुश करने की कोशिशों में लग गए। जुम्मा की छुट्टी, रेस और क्लब पर पाबंदी जैसे इकदाम जहन में जरा लाइए। फिर ज़िया-उल-हक के दौर, उसके बाद 90 की दहाई में हमारी सोसाइटी निस्बतन बंद और घटी घटी सी थी। मिस्टर शरीफ ने उसका फायदा उठाया, दाएं बाजू को खुलकर उन्होंने इस्तेमाल किया। इस्लामी जमहूरियत का तजर्बा, शरीयत बिल, ये सारी चीजें याद रखें। मगर फिर बाएं बाजू को खुश करने की ठान ली उन्होंने। एक वक्त में उन्होंने इतवार की छुट्टी कर दी। फिर भारत से तिजारत, होली, दिवाली के हवाले से उनकी रोशन ख्याली के जो बयान थे, यानी कि किसी न किसी हद तक हमने इस्तेमाल किया राइट और लेफ्ट को, भुट्टो ने भी और नवाज शरीफ ने भी उन्हें खुश करने के लिए। गोया हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं कि मिस्टर भुट्टो ने इक्तदार की सीढ़ी के लिए लेफ्ट को इस्तेमाल किया, बाद में सारे लेफ्ट वाले एक एक करके उन्हें छोड़ते चले गए भुट्टो के रवैयों की वजह से। और भुट्टो मरहूम जाते जाते जो है वो राइट को खुश करने के चक्कर में लग गए। मिस्टर शरीफ ने राइट का इस्तेमाल किया और अब लेफ्ट को खुश करने के चक्कर में उन्होंने पूरी कौम को उन्होंने चकरा कर रख दिया। क्यों ना हम ये समझ लें कि ये वजह दोनों की हफ्से इक्तदार थी, चाहे वो भुट्टो था या नवाज शरीफ। वजह हफ्से इक्तदार थी, नजरियात हरगिज नहीं थे। जहां से फायदा उठाया, जहां उन्हें फायदा नजर आया उसको उठा लिया। जिन लोगों के वोटों से वो इकतदार तक पहुंचे, उनसे राब्ते खत्म करके मखसूस अफराद और ब्यूरोक्रेसी के नरगे में आ गए, जिन्होंने मिस्टर भुट्टो और मिस्टर शरीफ दोनों के जो अवाम से राब्ते थे वो उन्होंने जो है वो मनकता कर डाले। अच्छा, अब आए मिस्टर खान की तरफ। इमरान खान की हम बात करते हैं कि हम 2018 के पहले वाला सिनारियो सामने रख रहे हैं। जब आप हुकूमत में होते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपसे गलतियां भी होती हैं। इमरान खान का जायजा लिया जाएगा इसके 5 साल पूरे होने के बाद। लेकिन खान का अगर जिक्र किया जाए तो इस लिहाज से इमरान खान मुनफरिद है कि इससे दाएं और बाएं बाजू वाले दोनों नाराज हैं। कैसे? पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी में बचे कुचे नाम नहाद लेफ्टिस्ट इमरान खान को तालिबान खान कहते हैं। मुस्लिम लीग नवाज और जमीयत उलमा इस्लाम के ढके छुपे राइटिस्ट इमरान खान को यहूदियों का एजेंट कहते हैं। मिडिल क्लास की नुमाइंदगी का दावा करने वाली माली करप्शन से बज़ाहिर जो निस्तन पाक जमातें हैं, जैसे एमक्यूएम होगी या जमात इस्लामी, जो पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के मुकाबले में खुद को तीसरी कुव्वत कहती थी, वो भी कराची, लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर शहरी इलाकों में इमरान खान की मकबूलियत से खाइफ नजर आती रही। ये अलहदा बात है कि जमात इस्लामी उनकी केपी में फिर इत्तेहादी बन गई थी, या एमकेएम जिस तरह भी उनकी मरकज में इत्तेहादी है। ये 2018 से बनने वाले पहले इमरान खान के सियासी सफर की मैं बात कर रहा हूं। उसको तनाजर में रखें कि एक वक्त में अवामी नेशनल पार्टी, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नवाज और एमकेएम, ये सारी जमातें उनकी मुखालिफ क्यों हैं? जरा देर को रुक कर ठंडे दिमाग से सोचना सही कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, मैं रिपीट करता हूं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एमकेएम, जमीयत उलमा इस्लाम, अवामी नेशनल पार्टी, सबके सियासी नजरियात, मंशूर, जमाती कायदे, सियासी कवानीन एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ और अलग है, मगर ये सब जमातें तहरीक इंसाफ और इमरान खान की मुखालफत में आपको हमेशा एक सफ़े पर नजर आती रही। कभी तो सोचा इसके ऊपर आपने क्यों? और तो और जमात इस्लामी भी सियासी तादी बनने से कबल और दूसरे दर्जे की क़यादत उनकी जमात के कारकुन आज भी जो है वो तहरीक इंसाफ से फासला रखने को तरजीह देते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और तहरीक कादरी की अवामी तहरीक, हाफिज सईद साहब की हिमायत याफ्ता मिली मुस्लिम लीग और मौलाना खादम रिजवी की तहरीक लब्बैक भी इमरान खान से खास कुछ नजर नहीं आती। आखिर इस इमरान खान के साथ मसला क्या है? कभी सोचा आपने? मसला सिर्फ इतना है कि इमरान खान ने सियासत के गहरे पानियों में पत्थर फेंका है। ये अब मैं इसको क्लोज कर रहा हूं, इस वीडियो को इसको समझें कि मसला सिर्फ ये है कि इमरान खान ने सियासत के गहरे पानियों में पत्थर फेंका है। नीचे बरसों का गंद मौजूद था, पत्थर फेंकते ही वो गंद ऊपर आ गया। अब इस गंद में बार बार पत्थर मारे गए, जिससे छींटे उड़ उड़कर सब सियासतदानों के ऊपर गिरे, खुद इमरान खान के ऊपर भी गिरे। अब अगर आप गंद की सफाई कर रहे हैं तो हाथ पांव तो गंदे होते हैं ना। यही इमरान खान के साथ भी हुआ कि वो भी लोगों को उसके ऊपर भी छींटे नजर आने शुरू हो गए। उसकी सियासी जमातें भी, ऐसे बेशुमार लोग मौजूद हैं जो कि इन्हीं सियासी जमातों का हिस्सा है। लेकिन जमहूरियत में ऐसा ही होता है, ये सदारती निज़ाम नहीं है, इसलिए इमरान खान की अभी भी डिलीवरेंस का जो है वो मसला है। जाहिर बात है, उसने जब इक़्तिदार हासिल किया तो उससे फिर ये सारी चीजें, इस किस्म के काम जो है उसे
करने पड़े, लोगों को साथ लेके चलना पड़ा। ये जमहूरियत के सिस्टम के साथ है। जमहूरियत किसी भी जगह इनकलाब नहीं लाया करती। अमेरिका हो, बरतानिया, उनकी पूरी हिस्ट्री है, इनकलाब नहीं लाया करती। ये बड़ा ही स्लो प्रोसीजर है। अच्छा, इमरान खान के साथ भी ये हुआ। अच्छा, अब अर्ज ये है कि 60, 70, 80, 90 और 2000 की दहाई के जो अखबार है ना, वो लाइब्रेरियों के अंदर महफूज हैं। आप नेशनल लाइब्रेरी चले जाएं, किसी बड़ी लाइब्रेरी चले जाएं, आप उनसे इस्तेफादा हासिल करें। थोड़ी सी मेहनत और तहकीक से हम जान सकते हैं कि कौन, कब और कैसे इस गंदे खेल का खिलाड़ी बना। अब हमारे सियासतदान हो गए, हमारे इदारे, हमारी पार्लियामेंट, हमारी अदलिया, हमारी फौजी स्टैब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, मीडिया और अवाम, सारे बरसों से ये जो गंद है इसको कालीन के नीचे छुपा रहे थे, बरसा बरस तक, 2018 तक, 2011 से पहले तक। फिर इमरान खान ने 15 बरस की कोशिशों के बाद 2011 में, 30 अक्टूबर 2011 में ये कालीन उठा दिया। अब ये कालीन उठते ही नीचे जो मौजूद गंद था वो खुलकर उड़ने लगा, हर तरफ उसे खुलकर उड़ने का मौका मिल गया। अब सारे कहने लगे, देखें जी इमरान खान गंदा है, उसने तो वही लोग ले लिए हैं जी। देखें जी, देखने वालों को भी बाजार लग रहा है इमरान खान गंदा है, क्योंकि स्टेटस को की कूतें भी अवाम को दिखा रही थी कि इमरान खान के हाथ गंदे हैं। मगर ये हाथ गंद फैलाने से गंदे नहीं हुए इमरान खान के, बल्कि कौम को कालीन के नीचे बरसों से छुपा जो 70 साल गंद था उसको दिखाने की कोशिश में उसके हाथ गंदे हुए, आलूदा हुए। उसकी अपनी पार्टी के अंदर भी ऐसे लोग मौजूद हैं, इन्हीं सियासी जमातों से आए हैं। अब इमरान खान बार बार ये कह रहा है कि ये गंद उसने नहीं फैलाया। हां, मगर ये गंद दिखाया उसने जरूर है, क्योंकि अगर गंद के ऊपर ये कालीन ना हटता तो ये गंद बरसों नीचे छुपा रहता, और फिर एक दिन आने वाली नस्लें इस गंद को देखने की इतनी आदी हो जाती कि इस गंद की बदबू ही इन्हें महसूस ना हो पाती। जरा देर ठहरें, रोकें, रुकें, रुकें, थोड़ी देर सोचें, गौर करें और अपने अंदर झांकें। कहीं ऐसा तो नहीं कि इमरान खान हमारी 70 बरसों की बेरहमाना सियासत और हमारे मुनाफिकाना रवैयों का कफारा है। और ऐन मुमकिन है कि अगर ये कफारा हमने आज अदा ना किया तो अगला कफारा अदा करने का मौका शायद हमें 70 बरसों बाद भी ना मिल सके। नाज़रीन, ये था फर्क। अब आपने फैसला करना है कि पाकिस्तान का सिलेक्टेड कौन था, पाकिस्तान का रिजेक्टेड कौन है, और पाकिस्तान का वाहिद इलेक्टेड कौन है। क्या वो सिलेक्टेड नहीं है जिसे जनरल अयूब खान लेकर आया बाकायदा प्लानिंग के बाद? क्या वो रिजेक्टेड नहीं है जिसे ज़ियाउल हक लेकर आया और उसके बाद वो मुसलसल लोग उसे रिजेक्ट करते, लेकिन वो धांधली से बेनज़ीर भुट्टो को हराता रहा और आखिरकार अदालतों से वो रिजेक्ट हुआ? और क्या वो वाहिद इलेक्टेड नहीं है जो 22 साल जिसने जद्दोजहद की और उसके बाद फिर वो इक़्तिदार में पहुंचा? ये फैसला आपने करना है और कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि सिलेक्टेड कौन है, रिजेक्टेड कौन है और इलेक्टेड कौन है। नाज़रीन, ये वीडियो मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपकी खिदमत में पेश किया, मैंने प्रोड्यूस किया आपके लिए। आपने इसके ऊपर कमेंट्स करने हैं, फीडबैक देना है। ये वीडियो काफ़ी लंबी है, आपने इसको बैठ के आराम से देखना है और सुनना है और मुझे फीडबैक देना है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।